महापुरुषों के हाथों में ये तलवारें इतिहास लिखने वाली कलमों से कम नहीं थीं। छोटी तलवारें हो या फिर दो धारी तलवारें, इतिहास में हुए सभी तरह के डिजाइन से इनको अवगत कराया गया है। इनमें से कुछ तो बेहतरीन है कि अगर इनके फीचर्स के बारे में मैं बात करूं तो शायद आपने इनके बारे में कभी सुना भी नहीं होगा। तो आइए इनमें से आज हम कुछ 20 ऐसी तलवारों के बारे में जानते हैं। नंबर 20, उरुमी। ये तलवार भारत की है। इसे हम कोड़ा, चाबुक अथवा कर्लिंग ब्लेड के नाम से जानते हैं। ये तलवार 2 मिलेनियम पुरानी है। इसकी ब्लेड इतनी पतली और लंबी है कि ताकि इसे हम कौड़े के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकें, और ऐसी फ्लेक्सिबल डिजाइन के साथ इसे खास करके घाव देने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और आपका खुद को इसके खिलाफ बचाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि ये शैलत के भी उस पार जाती है, जो इसे ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। उरुमी एक ऐसा हथियार है जिससे हम खुद की रक्षा तो कर सकते हैं, और इसे हम अपने सर के पास घुमाकर रक्षा कवच की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो है कि जो भी लोग इन्हें इस्तेमाल करते हैं उन्हें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। नंबर 19, टाइगर हुक स्वॉर्ड। ये चीनी कुंग-फू मार्शल आर्ट से जुड़े पारंपरिक हथियार हैं। ये तलवार हमेशा ही जोड़े में पाई जाती है और इन्हें खास करके स्लैशिंग के लिए जाना जाता है। इसकी टिप का उपयोग दुश्मनों को मारने और उनके हथियार छीनने के लिए किया जाता है, और आपकी कलाई के पास का हिस्सा भी इतना धार वाला होता है कि इनके बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें एक साथ हुक भी किया जा सकता है, और ऐसा करने पर आप एक लंबे और फ्लेक्सिबल हथियार के तौर पर भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 18, स्किमिटार। ये मध्यकाल की एक ऐतिहासिक तलवार है। इन्हें इनकी मजबूती और पतली ब्लेड्स के लिए जाना जाता था, और क्योंकि इनमें डमास्कस स्टील का इस्तेमाल होता था, इसलिए ये बेहद सख्त और लचीली दोनों ही एक वक्त पर हो सकती थी। युद्ध क्षेत्र में इन तलवारों के बारे में एक खास बात जो हम सब जानते हैं, और वो है इनकी कर्व डिजाइन के कारण घुड़सवार आराम से अपने प्रतिद्वंदी पर वार कर सकते थे, और यहाँ तक कि दौड़ते हुए उनके 2 टुकड़े भी कर सकते थे, क्योंकि सीधी तलवारें हमेशा अटक जाती थी। नंबर 17, खोपेश। ये इतिहास की एक ऐसी दुर्लभ इजिप्शियन तलवार है जिसका इंस्पिरेशन एक कुल्हाड़ी से लिया गया था, और इसका ऊपरी हिस्सा अर्धचंद्राकार होता था, और इसका ऊपरी हिस्सा काफी धार वाला हुआ करता था, और इससे काटने और हानि पहुंचाने में आराम से इस्तेमाल किया जा सकता था। इनकी ब्लेड्स तकरीबन आधे मीटर जितनी लंबी हो सकती हैं, जो उन्हें आपसी या नजदीकी लड़ाई के लिए इफेक्टिव बनाती हैं, और इस कर्व्ड ब्लेड के अंदरूनी हिस्से पर भी धार होती है, ताकि प्रतिद्वंदी को आराम से घायल करके उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सके। नंबर 16, खांदा। ये भारतीय सिख योद्धाओं का पसंदीदा हथियार था। वे ज्यादातर इस हथियार का उपयोग सीधी और 2 धारी ब्लेड के साथ किया करते थे, जिसकी मदद से वे काटने का काम भी कर सकते थे। यही नहीं, इनकी ब्लेड्स हल्की होने के साथ साथ लचीली भी होती हैं। इस तलवार की ये बात है कि इसके नीचे एक ऐसा सपोर्ट बनाया गया था जिसकी मदद से आप इस तलवार को दोनों हाथों से पकड़ सकते हैं और इसे एक खतरनाक वार भी कर सकते हैं। नंबर 15, नगोमे नगुलू। ये अजीब सी दिखने वाली तलवार कांगो की नरभक्षी नगोम्बे जनजाति से आती है, जिसने इसे औपचारिक निष्पादन के लिए इस्तेमाल किया था। इनकी ब्लेड्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि विक्टिम के सर को धड़ से अलग किया जा सके, क्योंकि ये तलवार बहुत ही भारी है और इसका शेप चंद्राकार है, जो एक ही झटके में पीड़ितों के सर को धड़ से अलग एक बार में कर सकता है। और इसका पीछे का काला हिस्सा कुछ इस तरह से बनाया गया है कि इसे आप अपने कंधे पर भी रख सकते हैं, क्योंकि ये तलवार वजनदार है। एक बार जब ये समारोह समाप्त हो जाता है, उसके बाद ये प्रजाति उस आदमी के बचे हुए अवशेषों पर दावत करती है। नंबर 14, नायर मंदिर की तलवार। इस तलवार को सीधा हिंदू धर्म में मां नायर देवी के मंदिर के साथ जोड़ा जाता है और इसे मां नायर को समर्पित किया जाता है। हालांकि ये दिखने में बेहद मायावी लगती थी, इसकी ब्लेड की धार भी बेहद ज्यादा थी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं था कि इन्हें सैन्य कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता, लेकिन असल में इसे ज्यादा धर्म से जुड़े कामों के लिए किया जाता था। इनकी ब्लेड पर छोटे छोटे छेद हुआ करते थे, जिसमें कुछ अट्रैक्शंस लटकाए जाते थे। नंबर 13, पाटा स्वॉर्ड। ये तलवार थोड़ी हटकर है, क्योंकि इसके साथ आपको एक हैंड गार्ड भी मिलता है, जिसका आकार लोहे के दस्तानों जैसा होता है, जो तलवार बाजों के हाथों को पूरी तरह से सुरक्षित रखता है। इन दस्तानों के अंदर एक हैंडल लगा होता है, जिससे तलवार को आसानी से पकड़ा जा सके, और क्योंकि इस तलवार को हाथ से अच्छे से सपोर्ट मिलता है, ये बेहद ताकतवर तलवार साबित होती है और इन्हें घुड़सवारों द्वारा स्लैशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नंबर 12, कंप्लेन। एक तरफा धार वाली ये सबसे लंबी तलवार फिलीपींस के विभिन्न जातीय समूहों की पसंदीदा तलवार थी, क्योंकि इसकी ब्लेड दमिश्क स्टील पैटर्न वेल्डिंग प्रोसेस के कारण बेहद मजबूत हुआ करती थी। इसकी ब्लेड का आर्क होना शुरुआत के हिस्से से बेहद पतला होता है और इसे बैलेंस करने के लिए एक भारी वजन की जरूरत होती थी, जिसमें एक खुले मुंह वाला पौराणिक जीव बना होता है। इसे युद्ध में इस्तेमाल करने के अलावा काटने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, जैसा कि हम चीफ लापू लापू के किस्से में देख सकते हैं, जिन्होंने पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मेलगन को हराया था। नंबर 11,
पनाबस, ये अगली तलवार फिलीपीन द्वीप समूह से ली गई है। इसे टूल और हथियार दोनों की तरह इस्तेमाल किया जाता था। ये अपने लंबे हैंडल के साथ अपने कर्व्ड ब्लेड के लिए जानी जाती है, जो इसे सर काटने के लिए खास बनाती थी। इसीलिए इस तलवार का इस्तेमाल ज्यादातर जख्मी दुश्मनों का खात्मा करने के लिए किया जाता था। हालांकि इसे कभी कभार ही युद्ध भूमि में इस्तेमाल किया जाता था। आजकल इसे घरेलू उपयोगों के लिए किया जाता है, जैसे कि घने वनस्पतियों की कटाई और छटाई के लिए, या फिर टूना मछलियों के बड़े बड़े टुकड़ों को काटने के लिए। नंबर 10, फलाकटा। ये तलवारें पूर्व रोमन इबेरिया में इस्तेमाल की जाने वाली मेसोडियन कॉपी तलवारों का ही एक वर्जन थी, जो आज के दिन में स्पेन में है। कॉपी तलवारों की तरह फलाकटा की धार भी एक तरफा होती है और कर्व्ड भी, और इन्हें भी ज्यादातर टुकड़े करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। क्योंकि इसका वजन आगे की ओर ज्यादा है, इसीलिए ये कुल्हाड़ी की तरह ही तेज गति से काम करती है। इनका अनोखा फीचर इनकी पकड़ है और हुक जैसा इसका हैंडल, जिसमें पाम को भी सपोर्ट मिलता है। आकार के साथ ये अपनी बनावट में इस्तेमाल किए गए लोहे की वजह से भी ज्यादा चर्चित थी, यहाँ तक कि इसको बनाने की प्रक्रिया में इसे मजबूती देने के लिए दफनाया जाता था। नंबर 9, स्टॉक। इस फ्रेंच वर्ड को इंग्लिश में टक के नाम से भी जाना जाता है। इसका इस्तेमाल खास करके दुश्मनों को हराने के लिए किया जाता था, जो कवचों में घिरे होते थे। इसका फोर्स ही था जो किसी हथौड़ी से कम नहीं था, और इसकी मजबूती के कारण ये आराम से दुश्मनों के कवचों में से आर पार हो जाती थी। ये पतली होने के साथ साथ इसकी नोक त्रिकोणी या स्क्वायर या फिर डायमंड शेप की हुआ करती थी। यही कारण था कि ये बेहद मजबूत भी होती थी, इसलिए इनका उपयोग भी बहुत ज्यादा होता था। नंबर 8, ज्वलनशील। इस यूरोपियन तलवार को इसका नाम इसकी लहरदार ब्लेड की वजह से मिलता है, जो आग की लौ की जैसे दिखती है। ये कुछ 16वीं शताब्दी की बात है। उस वक्त इसके आकार को थोड़ा असामान्य माना जाता था। भले ही इसका आकार अजीब था, लेकिन इसका उपयोग वाकई व्यावहारिक था। इसकी किनारियों वाली सतह के साथ लहरदार ब्लेड दुश्मनों को किसी आरी की तरह जख्म देती थी। यहाँ तक कि फ्रिक्शन की कमी के कारण दुश्मनों की तलवारें भी योद्धाओं तक जल्दी नहीं पहुँच पाती थीं। इन तलवारों को खास और प्रतिष्ठित तलवारबाजों को ही दिया जाता था, जो इस बात की ओर इशारा करती थी कि ये तलवारबाजों की कला को सम्मानित करती है। नंबर 7, ज़ेविंडर। ज़ेविंडर को जर्मनी में टू हेडर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये मेडिवल टाइम की तलवार थी, इसलिए इसका दोनों हाथ से उपयोग करना जरूरी था। इसकी लंबाई तकरीबन 2 मीटर जितनी थी और वजन कुछ किलो हुआ करता था, इसलिए इन्हें कंधों पर उठाया जाता था। ये मध्य युग की तलवारों की बढ़ती हुई साइज का परिणाम था। इन्हें खास करके भालों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था, या फिर किसी नुकीली चीज से अपना बचाव करने के लिए। वैसे इन तलवारों की धार 2 तरफा हुआ करती थी, लेकिन इनके भारी वजन के कारण इसका इस्तेमाल विरोधी हथियारों को तोड़ने के लिए किया जाता था। नंबर 6, कटाना। अभी तक की बताई गई सभी तलवारों में कटाना सबसे मजबूत और धारदार तलवार है, इसलिए इन्हें समुराई के लिए आरक्षित रखा जाता था। आप शायद इन तलवारों को समुराई तलवारें बुलाना चाहते हो, लेकिन इन तलवारों के कई और प्रकार भी उपलब्ध थे, लेकिन ये प्रसिद्ध थे क्योंकि इनकी क्वालिटी ही इतनी अच्छी थी। और ऐसा तलवार बनाने की एक जापानीज तकनीक के कारण है, जो स्टील से अशुद्धियों को दूर करती है और इसकी ब्लेड को और भी ज्यादा मजबूत बनाती है। सभी कटाना की वैरायटीज की कुछ न कुछ खासियत हुआ करती थी, लेकिन आमतौर पर इनकी किनारी काफी धारदार हुआ करती थी और इनकी ब्लेड थोड़ी सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल हुआ करती थी। इन्हें कुछ इस तरह से बनाया जाता था कि इनकी ब्लेड मजबूत होने के साथ साथ लचीली भी हुआ करती थी, ताकि ये मुश्किल दावों को भी झेल सके। इनकी धार तेज होने के पीछे कारण था इनका 2 हफ्तों तक पॉलिश किया जाना। नंबर 5, जल्लाद की तलवार। 16वीं शताब्दी तक आम तलवारों का ही इस्तेमाल एग्जीक्यूशंस के लिए किया जाता था, लेकिन इस तलवार के आने के बाद इनका ही इस्तेमाल होने लगा। इन्हें हम एग्जीक्यूशनर्स स्वॉर्ड के नाम से जानते हैं। इनका उपयोग खास करके यूरोप में किया जाता था, क्योंकि इंग्लैंड में तो अभी भी कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करते थे लोग। क्योंकि इनका इस्तेमाल दोनों हाथों से किया जाना था, इसलिए इनकी टिप को नुकीला नहीं बनाया गया। क्योंकि इन्हें कभी कभार ही यूज किया जाता था, क्योंकि ये न्याय का प्रतीक था, इसलिए इसके ऊपर कुछ ऐसी साइंस बनाई गई जो धर्म और न्याय का प्रतीक थी, जैसे की ईसा मसीह, और कई बार इन पर कुछ शिलालेख भी लिखे जाते। एक ऐसी ही जर्मन तलवार पर लिखा था कि जब मैं इस तलवार को उठाऊंगा, मेरी बस इतनी ही इच्छा है कि इस बेचारे पापी को आगे जाकर सुकून भरी जिंदगी मिले। इनके अंत में 3 छेद हैं, वे भी काफी आकर्षक हैं। शायद ये इनकी टिप्स को वापस शेप किए जाने से रोकती हैं, ताकि इसे युद्ध के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके, या फिर इनके कुछ वजन बांधने के लिए, ताकि ये ब्लेड आराम से स्विंग कर सके, या फिर ब्लेड से अलग तरह की आवाज आए, जिससे इसे एक नाटकीय रूप भी मिले। नंबर 4, बटरफ्लाई स्वॉर्ड। कभी कभी इनके इन्हीं साइज के कारण चाकू की तरह भी संबोधित किया जाता है, लेकिन ये चाकुओं से भी ज्यादा भयावह होती हैं। बटरफ्लाई तलवार की लंबाई लगभग इंसानों की बाहों जितनी लंबी होती है और माना जाता है कि ये तलवारें पेरिस से आती हैं, जहां से इन्हें इनका ये नाम मिलता है। इन्हें आसानी से छुपाया जा सकता है और कई चाइनीज मार्टिकल आर्ट्स में आपसी मुठभेड़ में इनका इस्तेमाल किया जाता था। इनकी धार बीच से इसकी नोक की तरफ आती है, ताकि गैर घातक हमलों को कम किया जा सके। इसके हैंडल को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ताकि ये तलवारबाज के हाथों की सुरक्षा करे और ककल का भी काम कर सके, और इसकी दूसरी तरफ एक फैलाव होता है जहां प्रतिद्वंदी के हथियार को अटकाया जा सकता है। नंबर 3,
कैन स्वॉर्ड, स्वॉर्ड स्टिक्स या फिर केन स्वॉर्ड्स बेहद ही चालाक चीजें हैं। इन्हें 18वीं शताब्दी के अंत में फैशन एक्सेसरी के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा, क्योंकि उस वक्त सामाजिक तौर पर तलवार के इस्तेमाल को मान्य नहीं किया गया था। इसलिए कई पुरुषों और महिलाओं ने इन्हें छुपाने के लिए लकड़ी के उपयोग को बेहतर समझा। इन्हें फैशन एक्सेसरी के साथ सेल्फ डिफेंस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। इनकी पॉपुलैरिटी को कभी भी कम नहीं किया जा सकता। आज आपको शायद ही ऑनलाइन देखने को मिल जाए, क्योंकि कई देशों में तो इस पर कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। नंबर 2, कॉम्बिनेशन स्वॉर्ड। तलवार और बंदूकों को इकट्ठा करने का आइडिया तब आया था जब बंदूकों ने अपना पहला कदम ही मार्केट में रखा था, क्योंकि इन दोनों ही हथियारों को एक ही समय पर इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए इन्हें एक साथ कनेक्ट किया जाता था। इसका पहला नमूना 16वीं शताब्दी में देखने को मिला था। ये खास तौर पर पायरेट्स द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे। हालांकि इनका ये डिजाइन कुछ अभिजात वर्ग के बीच भी लोकप्रिय था, लेकिन इसमें काफी कमियां भी थी, क्योंकि इनकी तलवारें हमेशा ही बंदूक के रास्ते में आती थी। इसलिए इस हथियार ने कभी पिस्तौल और तलवार के बीच संतुलन स्थापित नहीं हुआ। नंबर 1, जुल्फिकार। इस तलवार को मुस्लिम एक्सकैलिबर माना जाता है। ये पैगंबर मोहम्मद की 9 तलवारों में से सबसे लोकप्रिय थी और उनकी तलवारों में यही एक है जो कि गायब है। असल में जुल्फिकार एक स्किमिटर है जिसके 2 आयामी बिंदु हैं। इसकी ऐसी डिजाइन के पीछे का कारण तो हमें नहीं पता, क्योंकि इसके ऐसे किनारे इसे तलवारबाजी में तो कुछ खास नहीं बनाते। किसी लेजेंड का तो ये भी कहना है कि इसे सांप की जीभ की तरह बनाया गया है, जो सीधे दुश्मन की आंखों को अपना निशाना बनाते हैं। हालांकि इसका नाम भी इसका जवाब दे देता है। अरबी में जुल्फिकार का अर्थ है रीढ़ का क्लीवर। वैसे ऐसे कई और भी डिजाइन हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि ये कैसे दिखते होंगे। हालांकि ये कहने में तो अजीब ही है। तो किस तलवार ने आपको सबसे ज्यादा आकर्षित किया? आप अपने युद्ध के दौरान किस तलवार को ले जाना चाहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।